नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके जीएस और साइंस के टॉप एमसीक्यू पर चर्चा करने वाले जो आपकी आने वाली दिल्ली पुलिस की एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले। दोस्तों बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। मतलब भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है ये कौन से ग्रंथ से लिया गया। तो दोस्तों याद रखना है ये आनंद मठ नामक किताब से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आनंद मठ बुक से आपका राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया। अगला क्वेश्चन, भारत का राज्य की चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ के द्वारा स्थापित स्तंभ सिंह से लिया गया। इस राज्य चिन्ह में मूल स्तंभ में कितने सिंह है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि भारत की जो सिंह आकृति है ये सिंह आकृति आपकी सारनाथ में स्थापित है और यहीं से ली गई है। तो इसमें कितने शेर है तो याद रखना है इसमें आपके टोटल 4 सिंह आपको दिखाई देंगे। वैसे तो देखो देखने में तो आपको फ्रंट में 3 दिखाई देंगे लेकिन सिंह कितने हैं इसमें तो 4 सिंह है। ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्राप्त है। तो याद रखना है भारत का राष्ट्रीय संवत अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा है तो वो शक संवत है। शक संवत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय संवत कौन सा है तो ये शक संवत है। अगला, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली भारतीय महिला जिनने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता तो उनका नाम है सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन पहली भारतीय थी जिनने क्या जीता तो मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो याद रखना है नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। याद रखना है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं। तो एलईडी का फुल फॉर्म याद रखना है दोस्तों लाइट इमिटिंग डायोड। क्या है लाइट इमिटिंग डायोड आपका एलईडी का फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से एटीपी का कौन पूर्ण विस्तार है। एटीपी का फुल फॉर्म बताना है दोस्तों। तो याद रखना है ये जो एटीपी है ना इसका फुल फॉर्म क्या है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपका एटीपी का फुल फॉर्म है। और याद रखना है दोस्तों ये जो एटीपी है ना ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा होती है ये ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है। एटीपी के रूप में तो एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। अगला, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। तो याद रखना है नीति जो आयोग है ना दोस्तों इसका फुल फॉर्म अगर पूछे तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है। अगर पूछे नीति आयोग का गठन कब किया गया तो 1 जनवरी 2015 को किया गया। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये कौन होते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला, एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट है एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखना है दोस्तों एनजीटी का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का फुल फॉर्म है। इसी को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपका एनजीटी का फुल फॉर्म है। अगला, HTTP का पूर्ण रूप क्या है तो HTTP का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछे तो याद रखना है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये आपका HTTP का फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, एनसीईआरटी का विस्तृत रूप क्या है तो एनसीईआरटी का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो याद रखना है दोस्तों नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट है एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, एड्स का अर्थ क्या है। एड्स का फुल फॉर्म यहां पर आपसे पूछा गया है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ये आपका एड्स का फुल फॉर्म है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है दोस्तों एड्स का फुल फॉर्म क्या है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। अगर आपसे पूछा जाए कि एड्स किसके द्वारा होता है तो HIV नामक विषाणु या वायरस के कारण आपका एड्स रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो याद रखना है दोस्तों ये जो जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द है ना ये किसके द्वारा दिया गया तो लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द दिया। अगर आपसे पूछा जो है दोस्तों कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी के जनक कौन है तो अरस्तु है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला,
जीव विज्ञान के जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अभी बताया जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। देखो जीव विज्ञान के जनक तो अरस्तु है, लेकिन ये जो शब्द दिया ना ये लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा दिया गया। अगला, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा गया? तो याद रखना है दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र के जो जनक है वो कौन कहलाए? तो याद रखना हिप्पोक्रेट्स साहब जो है, हिप्पोक्रेट्स साहब को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा गया। जबकि जो थियोफ्रेट्स साहब है ना दोस्तों, इनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेट्स साहब है और चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेट्स साहब है। और आपका अगर पूछे जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु साहब है। अगला, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो नाम आया दोस्तों फाइको, और फाइको का मतलब शैवाल होता है, तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, शैवाल का। तो फाइको का मतलब शैवाल हो गया। और अगर आपसे पूछे दोस्तों कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इस माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी में। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वहां शाखा है जिसमें किसका वर्णन होता है? तो याद रखना है दोस्तों, ये जो सिल्वीकल्चर है ना, इसमें वन के विकास से संबंधित अध्ययन करते हैं। सिल्वीकल्चर में वन के विकास से संबंधित अध्ययन करते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ये जो एग्रोस्टोलॉजी है ना, नाम से स्पष्ट हो रहा है एग्रो। एग्रो मतलब क्या होता है? तो एग्रो मतलब घास होती है, और एग्रो में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर है। अगला, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी की हम बात करें तो इस पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? तो भूमि के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भूमि के अध्ययन को पीडोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का जो वैज्ञानिक अध्ययन है ना, तो कोशिका के अध्ययन को याद रखना है दोस्तों, साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। और अगर आपसे पूछे कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई। ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवित कोशिका की खोज की गई है। अगला, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, मानव शरीर का कौन सा अंग है? तो याद रखना है ये आपका यकृत है। इस यकृत को क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर का रासायनिक कारखाना यकृत को कहा जाता है, यकृत को। और यकृत कौन सा रस निकालता है? तो पित्त रस का स्त्रावण कौन करता है? तो पित्त रस का स्त्रावण यकृत के द्वारा किया जाता है। पेज मेकर का संबंध किससे है? तो याद रखना है दोस्तों, ये जो पेज मेकर है ना, इसका संबंध आपके हृदय से है, आपके हार्ट से संबंधित है पेज मेकर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्तदाब द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप देखोगे कि आपके हाथ में ब्लड प्रेशर नापा जाता है, तो वो याद रखना है जो आपकी धमनियां है ना, इन धमनियों पर जो ब्लड का दाब पड़ता है ना, इन्हीं धमनियों से आपका ब्लड प्रेशर नापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर है, धमनियां। अगला, रक्तचाप नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर या रक्तचाप नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, स्पिग्मोमेनोमीटर का, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। लब डब की ध्वनि किस क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो दोस्तों याद रखना है, ये जो लब और डब की ध्वनि है ना, ये आपका हृदय में होती है, हृदय में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर है। नाड़ी दर कहां से मापा जाता है? तो अभी आपको बताया नाड़ी दर कहां से नापी जाती है, तो ये आपका धमनी से नापी जाती है, धमनी से। बात आती है धमनी से, तो याद रखना है दोस्तों, ये जो धमनी है ना, इस धमनियों में आपका शुद्ध रक्त बहता है, और जो शिराएं होती है इनमें आपका अशुद्ध रक्त बहता है। ये आपको याद रखना है, धमनियों में शुद्ध और शिराओं में अशुद्ध रक्त। लेकिन ये जो नाड़ी दर है ना, ये कहां से नापी जाती है? तो ये आपकी धमनियों से नापी जाती है। अगला, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? तो मानव शरीर में हृदय का जो कार्य है, आप सभी जानते हो कि एक पंपिंग स्टेशन की तरह जो आपका हृदय है ये काम करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। मानव रुधिर का पीएच मान क्या है? तो याद रखना है, जो आपका ब्लड है ना, इस ब्लड का जो पीएच मान अगर आपसे पूछे तो 7.4 इसका क्या है? तो पीएच मान है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपका जो ब्लड होता है ना, इस ब्लड में आपका क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ये जो हीमोग्लोबिन है, इसी में आपका क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। तो आयरन आपके शरीर के ब्लड में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर है।
अगला, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? तो याद रखना है, मानव शरीर में अगर आपसे पूछे ना कि ग्लाइकोजन के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट है इसे जमा करता है तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है यकृत। यकृत नाम है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, अभी आपको बताया कि पित्त रस जो है इसका स्त्रावण यकृत के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यकृत के द्वारा पित्त रस का स्त्रावण होता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो जो रक्त का लाल रंग होता है ना दोस्तों, ये किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और इसी हीमोग्लोबिन में आपका लोह तत्व होते हैं और इन्हीं लोह तत्व के कारण जो आपका लाल रंग है रक्त का, ये होता है। अगला, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो अभी आपको बताया हीमोग्लोबिन में लोहा या आयरन होता है। अगला, कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि जो धमनियां होती है ना दोस्तों, ये धमनियों में आपका शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। और जो शिराएं होती है, शिराएं आपके शरीर में, इनमें अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन इनका भी कुछ अपवाद है दोस्तों। इनमें क्या होती है, जो फुसफुस शिरा होती है ना, ये फुसफुस शिरा का काम क्या होती है? तो ये रक्त जो साफ रक्त होता है इसको फेफड़ों में लाती है, फेफड़ों से हृदय में लाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फुसफुस शिरा आपका शिरा का एक अपवाद है, क्योंकि शिराओं में तो अशुद्ध रक्त बहता है लेकिन इस फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त बह रहा है, क्योंकि ये फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय तक लाती है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? तो याद रखना है, जो आपकी आरबीसी या इसी को लाल रक्त कणिका कहते हैं ना, इसी को याद रखना है दोस्तों, इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। इरिथ्रोसाइट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है ना दोस्तों, वो किसे कहा जाता है? तो प्लिया को कहा जाता है, प्लिया को। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है, तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभव कराने में केंद्र मदद करता है? तो याद रखना है दोस्तों, मनुष्य को भूख लगना या भोजन का अनुभव करवाने के लिए जो आपका हाइपोथैलेमस है ना दोस्तों, ये हाइपोथैलेमस काम करता है। अब जो हाइपोथैलेमस है ना दोस्तों, ये भूख लगने का काम तो कर ही रहा है, लेकिन साथ में जो आपका शरीर का ताप है, इस तापमान को भी नियंत्रण करता है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें ना कि आपका जो प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क होता है, ये आपका सोचने समझने की जो क्षमता होती है, सोचने समझने की क्षमता, ये प्रमस्तिष्क के द्वारा या अग्र मस्तिष्क के द्वारा होती है। अगला, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहां पर है? तो अभी आपको बताया अग्र मस्तिष्क, और इसी को सेरेब्रम बोला जाता है। याद रखना है, जो मानव है ना दोस्तों, इसका जो अग्र मस्तिष्क होता है, इस अग्र मस्तिष्क को क्या बोला जाता है? सेरेब्रम बोला जाता है। और जो सेरेब्रम है ना, ये मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है। आप जितना भी सोचने समझने पढ़ने लिखने का जो काम कर पा रहे हो, ये सेरेब्रम के कारण कर पा रहे हो। अगला, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन का स्त्रावण होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना है, आपकी जो अग्नाशय होता है ना, अग्नाशय, इस अग्नाशय में आपका क्या होता है? तो आपके अग्नाशय में एक कोशिका होती है जिसका नाम है बीटा कोशिका। और याद रखना है दोस्तों, ये जो बीटा कोशिका है ना, ये क्या करती है? तो ये इंसुलिन नामक हार्मोन का स्त्रावण करती है। इंसुलिन नामक हार्मोन का स्त्रावण अग्नाशय की बीटा कोशिका करती है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा नदी जो बांध है ना दोस्तों, वो आपका टेहरी बांध है। टेहरी बांध मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये भागीरथी नदी पर बनाया गया। भागीरथी नदी पर टेहरी बांध बनाया गया। ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का लंबा बांध कौन सा है दोस्तों? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब यहां पर एक तरफ आपको हड़प्पा के स्थल दिए हुए, दूसरी तरफ वो किस राज्य में है? तो अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो सबसे पहले मांडा को देखोगे, तो मांडा कहां पर है? आपका जम्मू कश्मीर में। और कौन सी नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी पर आपका मांडा है। तो पहला क्वेश्चन, मांडा जम्मू कश्मीर में किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। दाइमाबाद की बात करें दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र में है और गोदावरी नदी के किनारे है। गोदावरी नदी के किनारे दाइमाबाद महाराष्ट्र में। कालीबंगा की बात करें दोस्तों, तो ये कहां पर है? राजस्थान में है। और कौन सी नदी? तो घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे। और राखी गढ़ी कहां पर है? तो हरियाणा में है। हरियाणा में राखी गढ़ी है। ये आपको इंपोर्टेंट इतने सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर है। अगला,
यहाँ पर आपको सुमेलित करना है कि कौन सा वेद है और किससे संबंधित है। देखो दोस्तों, अगर आपसे पूछे ना कि जो अथर्ववेद है इसका संबंध किससे है, तो एक तो इसका औषधियों से संबंधित है, और जादू जो टोना है, जादू टोने के बारे में भी किसमें वर्णन है, अथर्ववेद में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, अथर्ववेद का संबंध एक तो औषधियों से संबंधित है और जादू टोनों का वर्णन अथर्ववेद में। ऋग्वेद के बारे में बात करें दोस्तों, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसमें ईश्वर की महिमा के बारे में उल्लेख है, ईश्वर की स्तुतियों के बारे में उल्लेख है ऋग्वेद में। यजुर्वेद की बात करें दोस्तों, तो बलि जो विधि है, बलि या यज्ञ से संबंधित या बलि से संबंधित यजुर्वेद है, और सामवेद किससे संबंधित है, संगीत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अथर्ववेद में जादू टोना या औषधि हो गई, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा हो गई, यजुर्वेद में बलि हो गई और यज्ञ हो गया, और सामवेद में संगीत हो गया। अगला, एक तरफ आपको वैदिक नदियां दी हुई है और उनके आधुनिक नाम दिए हुए हैं। तो याद रखना है दोस्तों, अगर आपसे पूछे ना कि कुबा जो नदी है इसको वर्तमान में क्या कहते हैं, तो काबुल कहते हैं। वैदिक काल में कुबा नदी कुबा थी और वर्तमान में इसका नाम काबुल हो गया। परुष्णी जो नदी है ना दोस्तों, इस परुष्णी नदी का नाम क्या हो गया, तो ये रावी कहलाने लगी। पहले परुष्णी थी, अब रावी हो गई। सदा नीरा की बात करें दोस्तों, तो ये आपकी क्या हो गई, गंडक हो गई। तो सदा नीरा को गंडक कहने लगे। और शतुद्री किसे कहते हैं, तो सतलज को शतुद्री कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अन्य नदियों के अन्य नाम जरूर याद रखना है, कुबा, काबुल, परुष्णी, रावी, सदा नीरा, गंडक, शतुद्री, सतलज। वेदों में कितने सूक्त है, तो ऋग्वेद में कितने सूक्त है, तो याद रखना है दोस्तों 1028 सूक्त आपके ऋग्वेद में। और अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, तो टोटल 10 मंडल आपके ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। अगला, एक तरफ महाजनपद और दूसरी तरफ उनकी राजधानी आपको दी गई है, जिनसे आपको मिलाना है। तो सबसे पहले गांधार की राजधानी देखोगे तो कहां आएगी दोस्तों, तक्षशिला। सूरसेन की राजधानी अगर देखोगे तो मथुरा। वस्त की राजधानी अगर देखोगे कौशाम्बी, और कौशल की राजधानी श्रावस्ती। तो इतने क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। गांधार की राजधानी कहां पर है, तक्षशिला है। सूरसेन मथुरा है, वस्त की कौशाम्बी है, और कौशल की श्रावस्ती है। अगला, एक तरफ ग्रंथकार है और दूसरी तरफ उनके ग्रंथ से आपको मिलाना है। तो अगर आप देखोगे, कलहण की रचना कौन सी है, राजतरंगिणी है। बिल्हण की रचना कौन सी है, विक्रमांक देव चरित्र है। जेनक की रचना कौन सी है, तो पृथ्वीराज विजय है। और सोमदेव की रचना कौन सी है, तो ललित विग्रह राज है। मतलब 1 2 3 4 ये आमने सामने थे। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। अगला, एक तरफ फिर लेखक दिए हुए और उनकी पुस्तक दी हुई है। तो ये आपको याद रखना है। जियाउद्दीन बर्नी की अगर आपसे पूछे कौन सी रचना है, तो याद रखना है तारिक ए फिरोजशाही किसकी है, तो तारिक ए फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी की है। हजम निजामी अगर आपसे पूछे तो ताजुल मासिर किसकी रचना है, तो हजम निजामी की है। मिनाज उल सिराज की पूछे तो याद रखना है क्या है, मिनाज उल सिराज की। तबकात ए नासरी किसकी है, मिनाज उल सिराज की। और याहिया बिन अहमद सर हिंदी की रचना पूछे तो तारिक ए मुबारक शाही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जोड़ी अपनी जगह है, लेकिन पहले ये याद रखना है कि कौन सी रचना कौन सी है। अगर आपसे पूछे जियाउद्दीन बर्नी की रचना तारिक ए फिरोज शाही, हसन निजामी की रचना कौन सी है, तो ताजुल मासिर है। मिनाज उल सिराज की रचना कौन सी है, तो ये आपकी तबकात ए नासरी है। और याहिया बिन अहमद सर हिंदी की कौन सी है, तो तारिक ए मुबारक शाही है। अगला, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतवात ए फिरोज शाही लिखी, तो याद रखना है दोस्तों किसने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसका नाम है फतवात ए फिरोज शाही है। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उसके स्वयं के ऊपर एक बुक लिखी गई है जिसको उसकी आत्मकथा कहा गया, और ये इसका नाम क्या है, तो फतवात ए फिरोज शाही है। अगला, भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन कहां से चला, तो याद रखना है ये सिकंदर लोदी के द्वारा चलाया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गज ए सिकंदरी क्या है, तो ये भूमि को नापने का एक पैमाना है जिसकी शुरुआत सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है, तो याद रखना है दोस्तों ये जो मोहम्मद गोरी था ना, ये मोहम्मद गोरी ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी जी की प्रतिमा बनवाई थी। तो दोस्तों ये आज के जीके जीएस और साइंस के टॉप एमसीक्यू तो है जो लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपने सपोर्ट मिला हो तो आगे डेली इसी प्रकार से एमसीक्यू लाएंगे ताकि तैयारी आपकी बेहतर से बेहतर हो जाए। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।